साथियों प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे बालक के निर्माण में उसके माता पिता, परिवार तथा समाज का योगदान। साथियों, आप जानते हैं कि जब कोई मेहमान आप अपने घर आमंत्रित करते हैं तो हम सब लोग मिल करके घर की साफ सफाई, घर, किचन, दरवाजा सब पूरा जुट के साफ सफाई करते हैं। मेहमान कितना बड़ा है, कितना विशिष्ट है, कैसा है, उसी के अनुकूल हम अपने घर में व्यवस्था बनाते हैं। परिवार में एक अच्छा वातावरण बनाते हैं। अगर झगड़ा हो रहा है वो शांत करवा लेते हैं, या और कोई बात होती है तो हम बिल्कुल ऐसा वातावरण बनाते हैं कि अगला जो मेहमान अतिथि हमारे घर आ रहा है उसको ये एहसास हो कि ये परिवार अच्छा है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक बार वो मेहमान आएगा और आपके घर में झगड़ा, गंदगी, साफ सफाई या उसके अतिथि भाव में किसी प्रकार की कमी, इस प्रकार की चीज देखेगा तो दोबारा वो आपके घर आना पसंद नहीं करेगा। जब एक सामान्य मेहमान के आने पे हम इतना प्रयास और परिश्रम करते हैं उसके स्वागत सत्कार के लिए, तो आप जरा सोचिए, एक बच्चे को अपने परिवार में आमंत्रित करने जा रहे हैं, अपने परिवार और समाज के भविष्य को आमंत्रित करने जा रहे हैं, तो क्या उसके लिए आप अपेक्षित वातावरण अपने परिवार में बनाए? अगर नहीं बनाए तो आप सोचिए, ईश्वर उसके अंदर कितनी भी दैवीय संपदा से युक्त क्षमता और सक्षमता दे करके आपके घर में भेजे तो अंततः वह बर्बाद हो जाएगा। हमारा कर्तव्य होता है एक माता के रूप में, पिता के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, कि हम उस बच्चे को उचित वातावरण प्रदान करें जिससे कि उसके अंदर की जो संभावना है अपना सही आकार ले सके। घर का वातावरण आप ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, डाह की परिस्थितियों वाला बना रखे हैं। पूरे घर के वातावरण को गाली गलौज और दुष्प्रवृत्तियों के कबाड़खाने के रूप में विकसित कर रखे हैं, और आप चाहते हैं कि आपके घर में गौतम, गांधी, अंबेडकर, राम और कृष्ण जैसी शक्तियां आए। तो ये कैसे संभव हो सकता है? इसके लिए आपको वातावरण बनाना ही पड़ेगा। वातावरण बनाने की इस प्रक्रिया का नाम है पेरेंटिंग, ग्रूमिंग सिस्टम, परवरिश की प्रक्रिया, जिसको दूसरे शब्दों में आप संस्कार कह सकते हैं। माता पिता बच्चे के लिए प्रथम गुरु होते हैं और परिवार प्रथम पाठशाला होता है। भारत की परिवार व्यवस्था बहुत समृद्ध रही। किसी ने कहा है, इतने रत्न दिए हैं भारत जिससे देश महान है, भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। जब भारत की परिवार व्यवस्था रत्नों की खान है तो उसके लिए अपेक्षित वातावरण बनाना पड़ेगा। और प्राचीन काल में हमारी भारतीय संस्कृति में हम जिस प्रकार के संतान की अपेक्षा करते थे उसी प्रकार के संतान हमारे गर्भ में आते थे, हमारे परिवार में आते थे। और इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। आप अभिमन्यु को देख लीजिए, गर्भ में ही बालक बहुत सारी संभावनाओं को सीख जाता है। उस परिवार का वातावरण होता है, कई युद्ध संबंधी नीतियों को गर्भ में ही सीख जाता है। इस प्रकार से अगणित उदाहरण हैं, और वर्तमान समय के तमाम उदाहरण आप ले सकते हैं। माँ बाप जिस प्रकार से चाह रहे हैं उस प्रकार से अपने बच्चे को शेप देते चले गए और बच्चे का निर्माण होता चला गया। हमारी बच्चे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जो परिवार बालक निर्माण का प्रथम पाठशाला माना जाता है, वह परिवार रूपी संस्था आज आपाधापी की इस दुनिया में भौतिकतावादी और उपभोक्तावादी दृष्टिकोण के कारण नष्ट होता जा रहा है। उस परिवार रूपी संस्था का प्रथम आधार दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप, फुआ काकी, काका चाची, चाचा हुआ करते हैं। लेकिन उपभोक्तावाद के कारण व्यक्ति इस प्रकार से अपने ही खान पान पे इतना ध्यान देने लगा है कि परिवार की ये सारी चीज धीरे धीरे परिवार से हटती जा रही हैं, और परिवार जो संयुक्त परिवार हुआ करता था आज एकल परिवार के रूप में परिणित हो गया है। बच्चे के अंदर तमाम प्रकार के कहानियों के माध्यम से जो संस्कार पैदा होना चाहिए था, वो संस्कार देने वाले जो तत्व थे धीरे धीरे तिरोहित होते जा रहे हैं। इस कारण से बच्चे का अपेक्षित निर्माण नहीं हो पा रहा है। परिवार में कई ऐसे लोग होते हैं, बच्चों को अपने क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा, डांट फटकार द्वारा उसके अंदर सुधार की संभावनाओं को जागृत करते हैं। वो चाची चाचा का थप्पड़ मारना, भाई और फुआ का चुचकार और पुचकार, प्यार और दुलार, दादी दादा की कहानियां, ये बच्चे के अंदर स्वाभाविक ढंग से समाज से रिएक्ट करने की क्षमता पैदा करती थी। और परिवार में ये सारे लोग धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं इस उपभोक्तावाद के कारण। केवल हम ही खाएं, हम कमाएं तो हम ही खाएं, परिवार का दूसरा सदस्य उसमें भागीदार ना बनने पाए। एक ही व्यक्ति 10-10 जूते रख रहे हैं, जिसकी वजह से उसको लगता है कि सारे संसाधन मेरे ही पास रहना चाहिए, और थोड़े से संसाधनों को अगर वो अपने परिवार में
बांट दे तो परिवार के सारे सदस्य उसके साथ जुड़े रहेंगे और वह जुड़ाव धीरे धीरे उसी व्यक्ति के बच्चे के निर्माण में सहायक होगा। जब हम संकीर्ण होते जा रहे हैं तो धीरे धीरे परिवार के वो सदस्य भी हमसे दूर होते जा रहे हैं। आज आवश्यकता है कि हम परिवार के उनको सदस्यों को अपने साथ जोड़ें, अपने उपभोग की प्रवृत्ति को सीमित करें, भौतिकवादी दृष्टिकोण को सीमित करें, तो निश्चित रूप से उनके साथ जो हमारा प्यार और मोहब्बत बढ़ेगा, पर निश्चित रूप से वो उसकी प्रतिक्रिया में हमारे बच्चे के निर्माण में सहयोगी और सहभागी बनेंगे। इसी के अभाव के कारण बच्चा समाज की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अपने अंदर वो क्षमता विकसित नहीं कर पा रहा है कि समाज में कैसे हमको स्वाभाविक ढंग से संघर्ष करना है, और वो आज रियल की लाइफ पे ज्यादा विश्वास करने लगा है, रियल की लाइफ से मुक्ति लेता जा रहा है, मोबाइल में घुसता जा रहा है, सीन की तरह होता जा रहा है, भावनाओं का पोषण उसके अंदर नहीं हो पा रहा है। परिवार में जब एक बच्चा होता है और कहीं उसके परिवार के अन्य सदस्य कान पकड़ते हैं, डंडा दिखाते हैं, फिर प्यार दुलार करते हैं, उसके अंदर एक अलग तरह की क्षमता पैदा होती है। कहीं वो समाज में जा रहा है और कुछ गलत करने जा रहा है, परिवार का कोई सदस्य आंख घूर के देख देता है तो बच्चे के अंदर भय पैदा हो जाता है, और जब वो भय पैदा हो जाता है तो बच्चे उस दुष्प्रवृत्ति से दूर होते चले जाते हैं। बच्चे के अंदर आज वो भय की प्रवृत्ति खत्म होती जा रही है, जिससे बच्चा स्वतंत्रता के नाम पर उच्च श्रृंखल होता जा रहा है। उसको ये उसके अंदर हो ही नहीं पा रहा है कि हमें भी कोई देख रहा है। जब ये बच्चे के अंदर हो जाता है कि हमें कोई देख नहीं पा रहा है और माता पिता दूर कहीं होते हैं, अपने जॉब में होते हैं, तो बच्चे के अंदर वह स्वाभाविक निर्माण नहीं हो पाता है, और तब माँ बाप के अलावा दूसरा कोई उसको प्यार और स्नेह करने वाला भी नहीं होता है। और जब वो प्यार और स्नेह नहीं पाएगा तो निश्चित रूप से आज यह जो मोबाइल है या सोशल मीडिया का दौर है उसमें वो घुसता चला जाता है, तमाम प्रकार के सोशल साइट्स और तमाम सारी चीजों को सर्च करता हुआ एकांकी जीवन जीता चला जाता है। समाज में प्रतिक्रिया देने तथा समाज में रहने की जो स्वाभाविक क्षमता उसके अंदर विकसित होनी चाहिए वह धीरे धीरे न्यून और क्षीण होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चा भावनात्मक रूप से काफी कमजोर होता चला जा रहा है। जिस प्रकार से एक प्रयोगशाला में प्रयोग के लिए सभी आवश्यक तथ्य जरूरी होते हैं, ठीक उसी प्रकार से परिवार रूपी प्रयोगशाला में जितने भी आवश्यक तत्व हैं, जितने भी परिवार से संबंधित सदस्य हैं, सबकी आवश्यकता होती है, तब बच्चे का सृजन होता है। एक भी सदस्य अगर नहीं है तो ये मान के चलिए उस बच्चे का उतना पोषण नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए, क्योंकि परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं सबका अलग अलग दायित्व होता है उस बच्चे के निर्माण में, और जो भी सदस्य अनुपस्थित होता है उस तरह का पोषण का अभाव पाया जाता है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, संयुक्त परिवार एकल परिवार में परिणित हुआ। स्थिति ये है आज कि एकल परिवार भी विघटन की तरफ जा रहा है। एक बच्चे का पोषण उसके माँ बाप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों जॉब में रहते हैं, तो कुछ उस बच्चे के पोषण के लिए किराए पे ताई और दाई रख ली जाती हैं और उस बच्चे का पोषण करती है। मातृत्व लाभ उस बच्चे को नहीं मिल पाता है, माता का लाड प्यार उस बच्चे के लिए जीवन संजीवनी की तरह काम करता है। आज बच्चा जीवन संजीवनी रूपी उस डोज से वंचित हो जा रहा है, जिसके अंदर उसके अंदर विशेष प्रकार की कमजोरी पनप रही। हम लोग जब गांव में थे, पूरे गांव का नजर हम लोगों के ऊपर हुआ करता था। गांव का हर व्यक्ति हम लोगों को डांट देता था, और उसका डांटना हरदम हमें गलत कार्यों से रोकने की प्रवृत्ति पैदा करता था। आज की प्रवृत्ति जस्ट उल्टा हो गई है। स्वतंत्रता के नाम पे इस प्रकार से एकाकी हो गए हैं कि गांव का कोई भी व्यक्ति किसी बालक को डांटने की क्षमता नहीं रखता है, और यह प्रवृत्ति खत्म होने के कारण बच्चा धीरे धीरे उच्च श्रृंखल होता जा रहा है। उसको भय ही नहीं है कि हमको भी कोई देख रहा है, हमारा भी सर्विलांस गांव के किसी सदस्य द्वारा हो रहा है। इसलिए आवश्यकता है कि बच्चे को समुदाय से जोड़ें, गांव रूपी समुदाय से जोड़ें, या आप जहां भी रह रहे हैं उस समुदाय से जोड़ें। अगर समुदाय से बच्चा जुड़ा रहेगा तो समुदाय कभी भी गलत डायरेक्शन आपको नहीं देता है। हाँ, अगर कहीं गलत डायरेक्शन मिलता है, गलत दिशा बच्चे को मिलता है, तो हमारा काम है पैनी दृष्टि रख करके माँ बाप उस पर दृष्टि बनाए रखें और उसको सही दिशा दें। प्रेम और प्रमाद बच्चे के लिए अत्यधिक घातक हैं। प्रेम से तात्पर्य सामान्य प्रेम से नहीं, प्रेम से तात्पर्य अंधे प्रेम से है, अति प्रेम से है, आवश्यकता से अधिक प्रेम से है। जब आप बच्चे को आवश्यकता से अधिक प्रेम करेंगे तो अनिवार्य रूप से बच्चा आपका बिगड़ेगा। जैसे बच्चे को मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, बच्चा जिद कर लिया, आप मोबाइल दे दिए, उसी में घुसा पड़ा रहेगा। बच्चा 18 वर्ष की आयु पूरा नहीं किया है, 14-15 साल का बच्चा अगर जिद कर लिया कि हमको मोटरसाइकिल चाहिए, तो आप 2 लाख 3 लाख की मोटरसाइकिल खरीद के दे देते हो।
तो अंततः वो बच्चा कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करेगा, कुछ नुकसान करेगा और आपको ही झेलना पड़ेगा। और जब महंगे महंगे चीज आप उसको देते जाएंगे जिसकी आवश्यकता नहीं है उसके निर्माण में, तो उसी में उलझा रहेगा। आप घड़ी देंगे, मोटरसाइकिल देंगे, महंगे फोन देंगे, तो उसी को दिन रात वो देखता रहेगा, उसी में उलझा रहेगा। मेरा जैसा कोई नहीं, मेरा जैसा कोई नहीं, अपने उसी चीज को अपनी स्मार्टनेस से जोड़ने लगेगा, जिससे उस बच्चे के क्षमता विकास में प्रकारांतर से नुकसान होगा। प्रमाद किस रूप में? प्रमाद इस रूप में कि बच्चे को 4 बजे जग जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसको तैयार होना है, स्कूल जाना है और तमाम सारे काम करने हैं, और आप खुद ही 5 बजे जग रहे हो और चाह रहे हो कि बच्चा 4 बजे जग जाए। तो इस प्रकार से प्रमाद माने आलस्य अगर आप करेंगे तो बच्चे के लिए घातक है। प्रेम और प्रमाद अगर माँ पिता करते हैं तो निश्चित रूप से घातक है। बच्चे का आप निर्माण करना चाह रहे हो और प्रमादी खुद ही बने बैठे हो। बच्चे से ज्यादा सक्रिय रहने की आवश्यकता माता पिता को है। बच्चे को समय दें, बच्चे को साथ दें। आज बच्चे को समय और साथ की आवश्यकता है। समय इसलिए जिससे कि आप प्रतिदिन उसका मूल्यांकन कर सकें। बच्चा आज दिन में किससे बात किया, कहाँ बैठा, टीचर से किस प्रकार से रिएक्ट किया, आते जाते समय वो किस प्रकार के लोगों से मिल रहा है, और वो घर आकर के क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। आप जरूर उसको 10 मिनट 1 घंटा बैठ करके उसको समय दें। अगर आप समय नहीं देते हैं तो अनिवार्य रूप से बच्चा बिगड़ेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि पिताजी हमको सर्विलांस कर ही नहीं रहे हैं, हमको देख ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए किसी भी दिशा में वो चलता चला जाएगा। इसलिए जब आप समय देंगे तो उसके अंदर एक भय बना रहेगा कि नहीं, हम देखे जा रहे हैं, हम समझे जा रहे हैं, जिससे वो गलत प्रवृत्तियों से बचने का प्रयास करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज यही समय कोई माँ बाप अपने बच्चे को जितना चाहिए उतना दे नहीं पाता है। हम अध्यापक के रूप में दूसरे बच्चे को पढ़ाने का तो बीड़ा उठाए हुए हैं, क्योंकि हमको सैलरी मिल रही है, लेकिन एक अध्यापक के रूप में हम अपने बच्चे को ही नहीं पढ़ा पाते हैं। हम सक्षम हैं कि हम बच्चे के साथ बैठकर उसको पढ़ाएं। हम किसी दूसरे जॉब में भी हैं, तब भी हमारी सक्षमता है कि हम बच्चे को बैठ के पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम उसकी पूर्ति ट्यूशन से करते हैं, वो चंद पैसों से करते हैं। जिस ढंग से आप बच्चे को समझ सकते हैं, एक ट्यूटर उस ढंग से नहीं समझ सकता है। इसलिए बच्चे को समय दें। अगर आप उसको अपने परिवार में, अपनी गोद में आमंत्रित किए हैं तो ये आपका कर्तव्य है कि आप उसका निर्माण करें, साथ दें। साथ देने से तात्पर्य है उसके साथ उठें, बैठें, खाएं, पिएं, सोएं। क्योंकि जब आप उसके साथ उठते बैठते खाते पीते हैं तो उसी खाते पीते उठते बैठते ही प्रकारांतर से आप उसके अंदर अच्छे सेंस डालने का अवसर पाते हैं। जब इस प्रकार से पोषण बच्चा नहीं पाता है तो निश्चित रूप से बच्चा बिगड़ सकता है। बच्चे को क्या बनना है ये माँ बाप निर्धारित न करें। क्या बनने से तात्पर्य कि डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, साहित्यकार। बच्चे को स्वाभाविक ढंग से उस दिशा में जाने दें। वो अवसर प्रदान करें कि बच्चा स्वाभाविक ढंग से क्या बनना चाह रहा है, वो उसकी इच्छा है। अपनी इच्छाओं को उस पर मत थोपें। बच्चा कैसा बनना चाहिए ये हम लोग निर्धारित करें। जैसे बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा है तो उसको डॉक्टर बनने दीजिए, उसको इंजीनियर बनाने का प्रयास मत कीजिए, लेकिन डॉक्टर कैसा हो, शिष्ट हो, सभ्य हो, विनम्र हो, सेवाभावी हो, डॉक्टर इस प्रकार का हो, ये माँ बाप निर्धारित। जब माँ बाप क्या बनने पे जोर देते हैं कि बच्चे को क्या बनना चाहिए, तो बच्चा दिग्भ्रमित हो जाता है, दिशा विहीन हो जाता है, अवसाद युक्त हो जाता है, और अवसाद युक्त बच्चा ही आगे चल करके अपना जीवन समाप्त करने का संकल्प ले लेता है। आत्महत्या तक की स्थिति आ जाती है। आज आप देख रहे हैं, यानी कि बच्चा क्या बने इस पे जोर दे रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा जब कोटा जैसे शहर में जाता है और अपने माँ बाप की उन अपेक्षाओं को अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाता तो आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाता है। सोशल मीडिया एक ताकतवर तकनीकी है। इसके माध्यम से इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज के समय में यह बहुत बड़ा समस्या बच्चों के लिए बनता चला जा रहा है। सोशल मीडिया के इस संजाल पे बच्चों की भावनाशीलता को किसी तरह से हम बचाएं तो अच्छी बात है। ये सोशल साइटें, सोशल मीडिया बच्चों के भावनाओं को सीधे खींचते और निगलती चली जा रही है। बच्चा उसी में समाप्त होता चला जा रहा है। एक बच्चा स्टार्ट सोशल मीडिया से होता है और फिर समाप्त उसी सोशल मीडिया पे हो जाता है। देखने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, लेकिन आज वो समय आ गया है जिस प्रकार से देखने की स्वतंत्रता के नाम पर सोशल मीडिया बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, इस पर चयनित प्रतिबंध हो। और इसका प्रारंभ ऑस्ट्रेलिया से हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में अभी जल्दी ही एक नियम आया है कि 16 साल से कम बच्चों को इंटरनेट के एक्सेस से रोका जाएगा। आने वाले दिनों में इसके दुष्परिणाम को देखते हुए निश्चित रूप से पूरी दुनिया को इसको अपनाना पड़ेगा।
इंटरनेट और सोशल मीडिया का मैं भी पक्षधर हूं, इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। किंतु जब कोई भी वस्तु या कोई भी चीज घातक स्तर पर पहुंच जाती है तो चयनित नियंत्रण उसमें आवश्यक होता है। आज आवश्यकता है कि तर्क संगत ढंग से सोशल मीडिया का इस्तेमाल, इसमें माँ बाप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। माँ बाप स्वयं पर नियंत्रण करें, बच्चों के सामने मोबाइल का कम इस्तेमाल करें, आवश्यक हो तो सप्ताह में एक दिन इंटरनेटिक उपवास रखें। घर को कार्यालय ना बनाएं, कार्यालय का काम कार्यालय पे और घर का काम घर करें, जिससे आपके पास समय हो और बच्चों को दे सकें। आज वेस्टर्न के कई देशों में यह सिस्टम आया है, सिस्टम चल पड़ा है कि जैसे ही माँ बाप घर में आते हैं तो एक लॉकर बना हुआ है, मोबाइल वहां ले जाकर के लॉक कर दिया जाता है और तब तक मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है जब तक घर में है। आने वाले दिनों में ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े, इसलिए अभी से माँ बाप और समाज का दायित्व है कि बच्चों को इंटरनेटिक संजालों से, इंटरनेट के दुरुपयोग से रोकने का प्रयास करें। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि बच्चों के लिए भी इंटरनेट आवश्यक है। आज तो आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन माध्यमों से बच्चे तमाम अच्छे जानकारी ले रहे हैं, लेकिन उसी मोबाइल में तरह तरह की ऐसी भी साइटें हैं जो बच्चों के मस्तिष्क का शोषण और दोहन कर रही हैं। तो उस चीज से कैसे बचा जाए, इसके लिए माँ बाप को सोशल मीडिया का चयनित उपयोग की प्रवृत्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। स्वयं चयनित उपयोग करें और बच्चों के ऊपर भी नजर बनाए रखें कि वो उतना ही मोबाइल का इस्तेमाल करें जितना उनके लिए आवश्यक हो। आप आपाधापी की इस दुनिया में कहां तक दौड़ेंगे? जो आपका संतान है उसका ही विकास नहीं हो पाएगा तो आपका विकास क्या जायज माना जाएगा? ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि हम सबसे ज्यादा ध्यान अपने बच्चों के निर्माण में दें, वही आपका सबसे बड़ा पूंजी है। अगर उसके अंदर तर्कशीलता डाल, भावनाशील जरूर बनाएं, क्योंकि एक भावनाशील बालक ही आपको प्यार और सम्मान के साथ एक गिलास पानी देगा। और इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, आपका बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, अगर केवल तार्किक है तो आपको केवल एक इंसान ही समझेगा, माँ बाप नहीं समझेगा। आवश्यकता है कि आप बच्चे की दृष्टि में माँ बाप बने, इसके लिए उसके अंदर भावनाओं को विकसित कीजिए, भावनाशीलता विकसित कीजिए, जिससे अंतिम समय में वो प्यार मोहब्बत भी आपको दे सके। आशा करता हूँ कि यह वीडियो बच्चों के निर्माण में सहयोगी और उपयोगी होगा। इसी के साथ सादर प्रणाम।